अब देखो आज की क्लास जो है उसके अंदर फर्स्ट एमटीआर में 3 कंडीशन जो आपने लिखी थी वो छोड़ो, उसके नीचे हेडिंग लगाओ, उसके नीचे हेडिंग लगाओगे स्टार लगा के, यू व एफ के रूप में आवर्धन। यू व एफ के रूप में आवर्धन। यू व एफ के रूप में आवर्धन। ठीक है। अब देखो 1 मिनट, पहले देखो एक बार सारे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्यों? दर्पण सूत्र यही तो होता है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ u से गुणा करने पर, यदि u व f के रूप में आवर्तन ज्ञात करना है तो u से गुणा करेंगे दोनों तरफ, और v व f के रूप में ज्ञात करना है तो दोनों तरफ v से गुणा करेंगे। दोनों तरफ u से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो u/f इज इक्वल टू u/v प्लस u/u, u से u कैंसिल, तो u/f इज इक्वल टू u/v प्लस 1। अब देखना ध्यान से, u/v इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा u/f माइनस 1। ठीक है। अब u/v इज इक्वल टू u माइनस एफ अपॉन एफ। बताओ भाई, देखो तुम लघुत्तम ले लिया f, ठीक है, या v/u इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस एफ। ठीक है। अब v/u क्या होता है? m। आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू होता है v/u। हालांकि एच डैश अपॉन एच भी होता है, ठीक है ना, लेकिन एच डैश अपॉन एच के बराबर v/u है। m का मान एच डैश अपॉन एच होता है, तो v/u इसके इक्वल हो गया। ठीक है। तब यहां क्या लिखेंगे? स्मॉल m इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस एफ। ये हो गया आपका आवर्धन। ठीक है, u व f के रूप में। अब ये सूत्र कहां काम आता है? ये सूत्र काम वहां आता है कि आपको आवर्धन ज्ञात करना है और u और f आपको दिया हुआ है, तो आपको ये सूत्र डायरेक्ट आप काम में ले सकते हो, m इक्वल टू f अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, u की वैल्यू दे दी, f की वैल्यू दे दी, m आपको निकालना है तो f अपॉन u माइनस एफ। ठीक है ना, इससे आप m निकाल सकते हो सीधे डायरेक्ट। तो फटाफट लिख लो इसको, u व f के रूप में आवर्धन है, इसको फटाफट लिखो सभी। लिख लिया? चलो ठीक है। लिख लिया सभी ने? ठीक है। अब इसके नीचे लगाओ स्टार लगा के हेडिंग, v व f के रूप में आवर्धन। v व f के रूप में आवर्धन। ठीक है, दोनों तरफ v से गुणा करने पर, कुछ नहीं करना है, बस v से गुणा करना है दोनों तरफ। ठीक है।
दोनों तरफ फिर v से गुणा करने पर, तो v अपॉन एफ इज इक्वल टू, अच्छा इस सूत्र, वो जो सूत्र था इसमें चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है, भी ध्यान रखना। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी काम में लेके फिर सूत्र लिखना है आपको, ठीक है ना। तो v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस v अपॉन u, तो v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन u, या v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल एम, क्यों इसकी जगह m आ गया, स्मॉल एम, या स्मॉल एम इज इक्वल टू, स्मॉल एम इज इक्वल टू v अपॉन एफ माइनस 1, क्यों स्मॉल एम इज इक्वल टू v अपॉन एफ माइनस 1, या स्मॉल एम इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ, ठीक है। v माइनस एफ अपॉन एफ, ये हो गया v व f के रूप में आवर्धन। v व f के रूप में आवर्धन, ठीक है ना। क्लास देखो, क्लास साथ साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है, क्लास साथ साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है, तो कोई बच्चा अगर क्लास नहीं ले पाता है तो वो कम से कम 5-10 घंटे लगते हैं अपलोड होने में, 5-10 घंटे के बाद ये क्लास अपलोड भी हो जाती है, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है इसमें, बाद में भी देख सकता है, लेकिन एट ए टाइम आपको क्लास लेनी जरूरी है, क्योंकि बाद में कोई क्वेश्चन और हो उस टाइम आप पूछ सकते हो, बाकी देखो आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अब इसके नीचे एमटीआर लिखो, इसके नीचे एमटीआर पॉइंट लिखो, एमटीआर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, एमटीआर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, दर्पण या गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब में, दर्पण या गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब में, दर्पण या गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन दोष नहीं होता, वर्ण विपथन दोष नहीं होता, वर्ण विपथन दोष नहीं होता। ये वर्ण विपथन क्या होता है ये बाद में लिखा देंगे आगे, एक बार इसमें एमटीआर पॉइंट लिखो, उसके बाद में वर्ण विपथन भी आपको लिखा देंगे। बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन दोष नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें 2 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर लिखो, अवतल दर्पण में सॉरी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है।
थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, थर्ड पॉइंट लिखो, दो वस्तुओं को एक ही सीध में रखकर, दो वस्तुओं को एक ही सीध में रखकर आंख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर, दो वस्तुओं को एक ही सीध में रखकर आंख को, एक ही सीध में रखकर आंख को दाईं ओर या बाईं ओर हटाने पर, आंख को दाईं ओर या बाईं ओर हटाने पर उनमें जो विस्थापन होता है, बाईं ओर हटाने पर उनमें जो विस्थापन होता है, हटाने पर उनमें जो विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं, उसे लंबन कहते हैं। उसे लंबन कहते हैं। इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, यदि दो वस्तुएं जब एक ही स्थान पर होती है, यदि दो वस्तुएं जब एक ही स्थान पर होती है तो उनमें लंबन नहीं होता, एक ही स्थान पर होती है तो उनमें लंबन नहीं होता, तो उनमें लंबन नहीं होता। ठीक है। लंबन देखो, लंबन और वर्ण विपथन। लंबन तो आपको पता ही है, मैंने आपको बातें लिखा दी। दो वस्तुएं वो इस तरीके से रखी है, सपोज करो जैसे दो अंगुली है, ये इस तरीके से रखी है आगे पीछे ऐसे। ठीक है। अब मैं इनको देख रहा हूं ऐसे, इनको देख रहा हूं मैं दोनों को। अगर दोनों मेरे को एक साथ दिखाई दे, मतलब मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हो कि दोनों आगे पीछे नहीं है, मतलब दोनों एक सीध में ही है, दोनों की लाइन एक ही सीध में है, इस प्रक्रिया को तो बोलेंगे लंबन। इनमें लंबन नहीं है। और यदि दोनों आगे पीछे दिखाई दे ऐसे, जैसे मैं इस तरीके से देखूं ऐसे टेढ़ी करके, या ऐसे देखूं दाईं ओर या बाईं ओर देखूं, और मेरे को दोनों आगे पीछे से दिखाई दे, मेरे को लगे कि हाँ यहाँ पर वास्तव में दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं लंबन। वो होता है लंबन। हालांकि ये लेवल की बात नहीं है आपके, लेकिन अब की बार एनसीईआरटी का सिलेबस है तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा क्या है कि हाई लेवल का आपको करना सीखना पड़ेगा। वर्ण विपथन, वर्ण विपथन का मतलब होता है अस्पष्ट प्रतिबिंब, अस्पष्ट या रंगीन प्रतिबिंब। ठीक है। गोलीय वस्तु जो होती है या कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, चाहे गोलीय हो या समांतर हो, कैसी भी वस्तु हो सकती है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अस्पष्ट या रंगीन, जो प्रतिबिंब है वो कभी कभी अस्पष्ट या रंगीन बनता है। ठीक है, अस्पष्ट या रंगीन बनता है। इस दोष को बोलते हैं वर्ण विपथन। ये जो दोष होता है इस दोष को वर्ण विपथन बोलते हैं। मैं एमटीआर में आपको वर्ण विपथन की परिभाषा भी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। इस दोष को वर्ण विपथन बोलते हैं। ठीक है। वर्ण विपथन का मतलब होता है कलर डिफेक्ट, कि कलर का डिफेक्ट होता है, इसमें कलर है वो सही तरीके से आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है। सफेद प्रकाश का प्रतिबिंब, ठीक है ना, वस्तु से जो सफेद प्रकाश आ रहा है उसका प्रतिबिंब रंगीन या अस्पष्ट बनता है, इसको बोलते हैं वर्ण विपथन। आई बात समझ में? ठीक है। अब दो पॉइंट आपने लिख लिया, तीसरे पॉइंट में आप एमटीआर में तीसरे पॉइंट में हेडिंग लगा लो वर्ण विपथन। वर्ण विपथन, वर्ण विपथन में लिखो, वर्ण विपथन जो है इसमें लिखो गोलीय दर्पण से प्राप्त या लेंस द्वारा प्राप्त, गोलीय दर्पण नहीं लेंस द्वारा, लेंस में होता है दोषीय, ठीक है ना। वर्ण विपथन इसमें तो तय नहीं है भाई, दर्पण में तो वर्ण विपथन होता ही नहीं है, लेंस में होता है, सीधी सी बात है कि ठीक है, दर्पण में वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता। क्यों?
क्योंकि दर्पण को आप परवलयाकार आकृति का लेते हो। परवलयाकार, ये दर्पण ऐसे नहीं होता, कुछ इसमें ऐसे जरूर होगा, थोड़ा बहुत गोलाकार आकृति जरूर होगी इसकी। तो परवलयाकार आकृति का होने के कारण इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले, ठीक है ना। हाँ, तो लिखो इसमें वर्ण विपथन में लिखो, लेंस द्वारा निर्मित या प्राप्त, लेंस द्वारा प्राप्त श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब, लेंस द्वारा प्राप्त श्वेत या सफेद एक ही बात है, वस्तु का प्रतिबिंब, श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब, श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन और अस्पष्ट होता है। कभी कभी रंगीन और अस्पष्ट होता है। श्वेत वस्तु का प्रतिबिंब कभी कभी रंगीन और अस्पष्ट होता है। रंगीन और अस्पष्ट होता है वस्तु के सॉरी रंगीन और अस्पष्ट होता है। लेंस के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। लेंस के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। लेंस के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। लेंस के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? लेंस के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। नो सर, ठीक है। चलो अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, वर्ण विपतन दोष केवल लेंस में पाया जाता है, दर्पण में नहीं। एरो का सिंबल लगा के लिखो, वर्ण विपतन दोष केवल लेंस में पाया जाता है, दर्पण में नहीं। वर्ण विपतन दोष केवल लेंस में पाया जाता है, दर्पण में नहीं। दर्पण में नहीं। ठीक है, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के दोबारा लिखो। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के दोबारा लिखो, दर्पण की आकृति, दर्पण की आकृति परवलयाकार लेकर, दर्पण की आकृति परवलयाकार लेकर, दर्पण की आकृति परवलयाकार लेकर परवलयाकार लेकर वर्ण विपतन दोष समाप्त कर दिया जाता है। परवलयाकार लेकर वर्ण विपतन दोष समाप्त कर दिया जाता है। दोष समाप्त कर लिया जाता है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, थेबी के याद रखोगा मोटेरो छोरो। एक एरो का सिंबल लगा के भयंकर बात और लिख लो, देखी जाएगी हमारी तो, ठीक है ना। थेबी के याद रखोगा। हाँ, एरो का सिंबल लगा के लिखो, लेंस में वर्ण विपथन दोष होता है। लेंस में वर्ण विपथन दोष अपवर्तनांक के कारण होता है। लेंस में वर्ण विपथन दोष अपवर्तनांक के कारण होता है। लेंस में वर्ण विपथन दोष अपवर्तनांक के कारण होता है। अपवर्तनांक के कारण होता है, क्योंकि ये भी एक रीजन है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है।
क्योंकि लेंस की फोकस दूरी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। लेंस की फोकस दूरी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। लेंस की फोकस दूरी अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, चलो एक काम और करो आप। वर्ण विपथन तो आपने लिख लिया, एक गोलीय विपथन और होता है, ठीक है ना, गोलीय विपथन। तो उसकी परिभाषा एक काम करो थे, लिख लो, चलो अड़ी लगाओ गोलीय विपथन। 4 नंबर आगे काम आएगा ये भी। गोलीय विपथन, गोलीय विपथन। गोलीय विपथन में लिखो किसी लेंस का वह दोष जिसके कारण, किसी लेंस का वह दोष जिसके कारण, किसी लेंस का वह दोष जिसके कारण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, जिसके कारण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकसित नहीं हो पाती, गोलीय विपथन कहलाता है। गोलीय विपथन कहलाता है। गोलीय विपथन कहलाता है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। वैसे तो चलो आपने बातें 10th क्लास में पढ़ ली होगी, लंबन, वर्ण विपथन, गोलीय विपथन, ठीक है ना, पढ़ ली होगी 10th क्लास में, लेकिन फिर भी चलो आपको याद हो जाए ये बातें, ठीक है ना, याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, गोलीय विपथन के नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो, इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। ठीक है, इसके नीचे दोबारा एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो, यह दोष, यह दोष यह दोष लेंस की गोलीय आकृति के कारण होता है। यह दोष लेंस की गोलीय आकृति के कारण होता है। यह दोष लेंस की गोलीय आकृति के कारण होता है। गोलीय आकृति के कारण होता है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इस दोष को कम करने के लिए, इस दोष को कम करने के लिए, इस दोष को कम करने के लिए बड़ी फोकस दूरी का लेंस उपयोग किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी का लेंस उपयोग किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी के आगे एक नाम लिख लेना ब्रैकेट में, कम छोटा द्वारक, छोटा द्वारक। ठीक है,
बड़ी फोकस दूरी व छोटे द्वारक के लेंस का उपयोग करके आप इसको कम कर सकते हो, के लेंस का उपयोग करके आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, हाँ। यहां तक बताओ कोई समस्या? यहां तक बताओ कोई समस्या? भावना, उर्मिला सियाग, पहली भावना बताओगी, बताओ ये भावना तेरे को समस्या है? नो सर, नो सर, नो सर, बी गोस्वामी नो सर, ठीक है। भावना शर्मा नो सर, ठीक, ओके ओके। है तो है के इलाज है तो नहीं है, समस्या समस्या है इस बार है सी बिको के इलाज है। एक जनो ने एक जनो, अब बताओ देखो बात, एक जना की लुगाई को नाम समस्या हो, आ कितनी बड़ी बात है बताओ। फेसबुक पर एक आ रही मतलब पोस्ट आ रही है फेसबुक पर, बिन के गाड़ी एफबी के पीछे एक नाम लिखे हो कोई आदमी को, संग समस्या, ठीक है ना, या कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कोई भी नाम है संग समस्या, ठीक है ना, समस्या लुगाई को नाम समस्या हो। अब्बा तो बेचारे रहेगी, समस्या तो भी रहेगी। अब तो वो कह दे भाई हमारी लुगाई है, वह हमारे लिए समस्या है, मतलब समस्या ही आएगी, ठीक है ना। तो ये समस्या उसका नाम है, ये समस्या उसका नाम है, इससे मतलब नहीं आपको, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलो समस्या नहीं है तो ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक बार सभी बच्चे होल्ड रखेंगे, ठीक है ना, एक बार सभी होल्ड रखेंगे, जाना कहीं नहीं है, मैं पीडीएफ फाइल निकाल लेता हूं, सभी न्यूमेरिकल करेंगे। अब एक दो एग्जांपल करने हैं आपको। एग्जाम्पल 9.1 बताओ भाई, सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? पहले ये बताओ, फटाफट कमेंट करो। पीडीएफ फाइल जो मैंने स्क्रीन के ऊपर की है, ये किस किस को दिखाई दे रही है, किस किस को नहीं दिखाई, जल्दी बताओ। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ठीक है, चलो हाँ 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 ठीक है। अभी गोस्वामी उर्मिला सियाग, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 9.1 आपकी जो एनसीईआरटी है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखो इसने दिया है आपको, मान लीजिए चित्र 9.5 में दर्शाए अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का भाग, आधा भाग, परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दिया गया है। दर्पण के सामने स्थित किसी बिंब के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको याद करना है प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब कि दर्पण जो है उसका परावर्तक पृष्ठ इसने ढक दिया, ढक दिया तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन पूर्ण प्रतिबिंब भी बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके का जो क्वेश्चन है, तो इसमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मान लीजिए चित्र 9.5 में दर्शाए अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे, ऐसा नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि किसी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण, उसके परावर्तक पृष्ठ जो है मतलब उसके आधे भाग को आपने ढक दिया, ढकने के बाद उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? धुंधला बनेगा, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो हल है, हल में ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, कि आप सोच सकते हैं कि प्रतिबिंब दिखाई देगा, दर्पण के नीचे शेष भाग लागू नहीं होता, ऐसा नहीं लिखना है, फालतू बातें। आपको उत्तर में ऐसा लिखना है कि प्रतिबिंब जो है वो बनेगा और पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की चमक अर्थात तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल 9.2
एग्जाम्पल 9.2 में तो आपको दिक्कत नहीं है, तो आपको खुद को करना है, छोटी सी बात है, प्रतिबिंब निर्माण दिखाया गया है। एग्जाम्पल 9.3 देखो सभी, ठीक है, 9.3 के एग्जाम्पल को सभी ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है ना। बोर्ड पे करता हूं मैं इसका सोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग, एक बार सभी इसको ध्यान से देख लेना। बोर्ड पे आपको मैं बता दूंगा, लिख लो क्वेश्चन को फटाफट, 3 लाइन खाली छोड़ दो इसकी, या तो लिख लो इसको, ठीक है ना। 2 लाइन खाली छोड़ के फटाफट एग्जाम्पल 9.3 लिख लो, स्क्रीन पे ऊपर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 9.3, ठीक है ना। बोर्ड पे भी मैं करके बता दूंगा, एक बार इसको लिख लो आप स्क्रीन को देख के देखो। कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब इसने कंडीशन दिया आपको अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण से 10 सेमी और 5 सेमी, तो पहले 10 सेमी की कंडीशन लगाएंगे इसमें और फिर लगाएंगे 5 सेमी की कंडीशन, ठीक है ना। 10 सेमी की कंडीशन लगाएंगे फिर 5 सेमी की। अवतल दर्पण से 10 सेमी व 5 सेमी दूरी पर रखिए, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन परिकलित कीजिए, ठीक है। आपको ज्ञात करना है इसका आवर्धन, ठीक है ना। हाँ, तो क्या दिया इसने आपको, दिया है अवतल दर्पण के लिए आर, तो आर इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी -15/2, ठीक है ना, क्योंकि r/2 नहीं होगा, f इज इक्वल टू r/2, तो माइनस, बोर्ड पे कर रहा हूं मैं, आप तो प्रश्न लिख लो एक बार, स्क्रीन को मैं बंद करके आपको बोर्ड पे इसका सोल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है ना। -15/2, ठीक है। हाँ, अब ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, ठीक है, ज्ञात करना है आवर्धन, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। तो फर्स्ट क्या है, जब u बराबर -10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, u का मान क्या हो, -10 सेंटीमीटर हो, चलो ठीक है। देखो एक बार, -10 और -10 का मतलब, ठीक है ना। अब देखो 1 मिनट, सभी देखो बोर्ड पे देखो, u का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। f इक्वल टू होता है r/2, -7.5 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास सीधा फॉर्मूला है, u व f के रूप में आवर्धन क्या होता है, m इज इक्वल टू, बताओ फटाफट बताओ, बोल के बताओ, ठीक है ना, उर्मिला सिया फटाफट, m इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं कर तो लिया था आपने, पूनम कुमारी, मोनिका सिहाग, मोनिका प्रजापति, ठीक है, ये कर तो लिया था आपने, लेकिन इसका दूसरा दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, वो तो बुक का तरीका आपने कर लिया, वो तो पता ही मेरे को, दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं तो आपको कि इस तरीके से आता या नहीं आता, ठीक है। जल्दी बताओ उर्मिला सिहाग, m इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ना, u व f के रूप में आवर्धन, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले में, योगेश, योगेश बता फटाफट, u माइनस एफ, क्यों, इसमें चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है, m बराबर देखो, f का मान -7.5 अपॉन u का मान -10, ठीक है, और f का मान प्लस, क्यों प्लस आएगा ना अभी, प्लस 7.5, ठीक है। अब मन एक उत्तर बताओ फटाफट, m बराबर कितना आएगा, फटाफट जोड़ बाकी गुणा भाग, -7.5 बटा
योगेश बोल के बता कितना उत्तर आएगा m बराबर 3 आएगा। 3 आएगा या -3? अच्छा बुक में क्या दे रखा है, माइनस या प्लस? एक मिनट, किसी के पास बुक का बोल के बताओ फटाफट। किसी के पास बुक है तो बोल के बताओ। एग्जाम्पल 9.3 -3 क्यों? हाँ अब देखो यहाँ पे आ रहा है +3, फॉर्मूला अपना सही है, उत्तर आ रहा है +3, इसका मतलब ये उत्तर गलत है। सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ये उत्तर गलत है। ये एग्जाम्पल करवाने का मेरा मकसद यही था। आपने बुक में से देख के कर लिया, अच्छी बात है, आपने उत्तर भी कर लिया, वो भी अच्छी बात है, रट भी लिया, याद भी कर लिया, लेकिन ये भी तो फॉर्मूला है। बुक वाला फॉर्मूला लगाओगे उत्तर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी तो फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला बताया गया है उसके अनुसार उत्तर इसका गलत आ रहा है। ध्यान से देखो इस बात को पहले, बाकी बाद में ध्यान से देखो। ये क्या है कि छोटी छोटी मोटी मगर मोटी बातें, ठीक है ना। कई टावर बोले ना कि वो प्रश्न 3 को है, इन 2 तो आ ही जाऊंगा, यहाँ क्या जाऊंगा, दो दो सही करे आऊंगा, नहीं को नहीं आवे, ठीक है ना। हाँ अब देखो कौन सा दर्पण है ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए एम का फॉर्मूला ये नहीं होता। अवतल दर्पण के लिए एम का फॉर्मूला ये नहीं होता, आया समझ में। अवतल दर्पण के लिए जो एम होता है, एम, उसकी 2 कंडीशन होती है। एम बराबर एच डैश अपॉन एच। एच डैश मतलब नीचे की ओर माइनस, ठीक है, एच मतलब ऊपर की ओर प्रतिबिंब बनता है ना, नीचे की ओर प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा माइनस, ये प्लस इज इक्वल टू -v अपॉन यू, ठीक है ना, -v अपॉन यू। इसको छोड़ो एक बार। अवतल दर्पण के लिए m क्या होता है, -h अपॉन h। अपन ने m किस में लिया है, प्लस में, m होता किस में है, माइनस में। अपन ने यहाँ पर कोई माइनस प्लस का चिन्ह प्रपाटी का कोई सिस्टम नहीं लिया, इसलिए आवर्धन क्षमता माइनस में आई। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के लिए m जो है वो नेगेटिव में होता है, आपने यहाँ पे प्लस में ले लिया इसको। पहली गड़बड़ तो ये। अब इसमें भी दिक्कत हो, इसमें भी यदि समस्या हो, ठीक है ना, कि m इज इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो ये क्या है, कुछ नहीं है। इस सूत्र को लिखने के बाद आप लिखोगे नीचे अवतल, देखो एक बार बाद में लिखना, अवतल दर्पण के लिए u का मान -u और f का मान -f। अवतल के लिए u भी माइनस में होता है और f भी माइनस में होता है, तब आपका m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -f अपॉन -u प्लस f, ठीक है। अब लिखो इसमें सूत्र, इसमें अब मान रखो, f का मान कितना, +7.5 बटा u का मान कितना, -10, तो 10, f का मान कितना, -7.5, तो -7.5, अब कितना आएगा, 7.5 बटा, अब बताओ कितना आएगा, अवतल के लिए f प्लस में होता है कि माइनस में होता है, पहले ये बताओ। u प्लस में होती है कि माइनस में होती है, बताओ पहले। अब भी प्लस में आएगा, क्यों, अभी भी इसका प्लस में आएगा 3, क्यों, देखो u इक्वल टू आपने -u ले लिया, f इक्वल टू आपने -f ले लिया, वैल्यू पुट कर दी, अभी भी 3 आ रहा है, क्यों, ये 3 किस में आ रहा है, माइनस में। और इसमें रखेंगे तो f का मान -7.5 बटा u का मान -10 प्लस प्लस f का मान -7.5, तो ये प्लस में हो जाएगा ना, f दोबारा +7.5, इसमें भी प्लस में आ रहा है 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सूत्र लिखने के बाद, सूत्र लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है अवतल दर्पण
के लिए m इक्वल टू होता है माइनस एच डेस अपॉन एच, या माइनस एम इक्वल टू एच डेस अपॉन एच, तब m का मान क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। आई बात समझ में? अवतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता ये होती है एफ एम इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, u और f के रूप में आवर्धन का सूत्र अपन ने पीछे कैलकुलेट किया था, वहां ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। मैंने बोला था आपको कि आगे इसमें चिन्ह परिपाटी भी काम में लेने आपको। m इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस एफ का मान माइनस 7.5 अपॉन यू का मान माइनस 10, क्यों माइनस 10, फिर प्लस क्योंकि एफ का मान प्लस में नहीं है क्या, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस से 7.5। इसका बताओ योगेश, इसका बताओ कितना आएगा, +3 -3 ये लिखो m इक्वल टू -3 सेंटीमीटर या मीटर, दूरी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में? अच्छा, m बराबर -3 है। अच्छा, उर्मिला सियाग बताओ भी m बराबर कितना, मात्रक हीन विमायन राशि होती है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, मात्रक हीन विमायन राशि होती है, ठीक है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, m बराबर -3, ये इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसको। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो इसकी सेकंड कंडीशन, जब m बराबर -5 सेंटीमीटर, ठीक है, -5 हो, तब m क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस एफ बटा यू माइनस एफ। m बराबर माइनस एफ का मान कितना है, जब u बराबर कितना हो -5, f का मान है -7.5, तो -7.5 बटा u का मान -5 प्लस 7.5। इसका बताओ m का मान कितना आएगा, जल्दी करो कैलकुलेट इसको। +3 एकदम सही करे, हम तो देख लिए। 7.5 में आपको भाग देना है 0.5 का, देख लो ध्यान से, -5 है, 5 है यहाँ पे, 10 नहीं है। जिसने कर लिया उसका तो सही है ही के, तो इसने मोनिका प्रजापति ने कर लिया। बताओ मोनिका, जल्दी बताओ। सही है, ठीक है, 3 आएगा, भी ध्यान रखना, m बराबर 3, और ये आएगा m बराबर -3। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक मिनट ध्यान से देखो, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताओ पहले। इसने पूछा है आपको m बराबर -3, m बराबर -3 आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आवर्धन क्षमता ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहली स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताओ। वास्तविक व उल्टा, क्यों? तो लिखना है आपको यहां पे प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। इसमें अब सीधा सीधी सी बात है, ठीक है, पूछा इसने क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। m बराबर +3, तो प्रतिबिंब की 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसके अनुसार 3 नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम के अंदर, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, और 1 नंबर पूछ लेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बनेगा, और इसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो,
और जिसने नोट कर लिया उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास इतनी बस। अब बताओ कोई समस्या, क्लास के अंदर कोई समस्या, वीडियो के अंदर कोई दिक्कत, पढ़ने में कोई मतलब समस्या की भी, पढ़ने में समस्या आ रही है? नो सर, नो सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ध्यान रखना कल टेस्ट है आपका, ठीक है ना? कल टेस्ट है इस चैप्टर का दर्पण सूत्र तक का। ठीक है, दर्पण सूत्र जो है वहां तक का टेस्ट है, पेपर में आज अपलोड कर दूंगा। आज खुलेगा नहीं पेपर, कल ही खुलेगा। टाइम भी मिल जाएगा आपको, ऐप के अंदर ही मिलेगा टाइम पूरा। ठीक है, कितने बजे टेस्ट होगा, क्या होगा, वो सब कुछ ऐप के अंदर ही आएगा। ठीक है, हाँ। अब जैसे ही अपना ये महीना खत्म होगा, बात सुनो ध्यान से, ये महीना जब खत्म हो जाएगा मतलब क्लास का जो टाइम आपका वो पूरा हो जाएगा कि भाई, जैसे एक दिन की तो छुट्टी रहती है, हर संडे को छुट्टी रहेगी। इस संडे को चलो छुट्टी नहीं थी, अगले संडे को छुट्टी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अभी 1 तारीख के बाद में थोड़ा